हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम अपनी थ्योरी डिस्कस करेंगे रॉजस्टीन लॉर्डन के बड़े धक्के का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बिग पुश। ये पूरी इसकी थ्योरी देखने से पहले, इसकी डेफिनेशन देखने से पहले इस थ्योरी का हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये थ्योरी अल्पविकसित देशों के लिए, रॉजस्टीन लॉर्डन ने अपनी बिग पुश की थ्योरी किसके लिए दी है? अल्पविकसित देशों के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी जितनी अल्पविकसित देश हैं उनके लिए। उनका कहना है कि अल्पविकसित देशों में जो मांग होती है, हमारी डिमांड, जो हमारी पूर्ति होती है, सप्लाई, जो हमारी सेविंग होती है, बचत, इन सब में कमी होती है। और इन सबको बढ़ाने के लिए एक साथ हमें बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। हमें क्या होती है? बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और वो उस बड़े इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? बिग पुश बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो बोलते हैं अगर आप धीरे धीरे इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे बहुत एकदम छोटा अमाउंट लेके चलते हैं, 10 रुपये हो गया, फिर एक बार 10 रुपये कर दिया इन्वेस्ट, फिर एक बार 20 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, एक बार 30 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बोलते हैं आप ऐसे इन्वेस्ट ना करके एक साथ क्या करिए? 100 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एक साथ 100 रुपये इन्वेस्ट कर दीजिए। इस 100 रुपये को क्या बोला गया है? बिग पुश बोला गया है। वो बोलते हैं अल्पविकसित देशों में छोटा छोटा विनियोजन, हिंदी में बोलते हैं विनियोजन, जिसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो करने से काम नहीं चलेगा, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है, बिग पुश। तो आप एक साथ इन्वेस्ट करिए। पूरी थ्योरी बस इसी चीज़ के ऊपर है कि आप छोटा छोटा इन्वेस्ट ना करके एक साथ बड़ा इन्वेस्ट कीजिए, और एक साथ 2-3 जगह पे इन्वेस्ट कीजिए। कहाँ पर कीजिए? 2-3 जगह पे। ये हम अपनी थ्योरी जब करेंगे उसके साथ देखेंगे। अभी हमने जैसे बात करी मांग, पूर्ति और बचत, इन सब में क्या होती है? अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी होती है, मतलब कमी होती है इनकी। अल्पविकसित देशों में बहुत ज़्यादा मांग नहीं हो रही होती है, देश में बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं हो रही होती है, सप्लाई नहीं हो रही होती है। ठीक है, तो रॉजस्टीन लॉर्डन बोलते हैं विकास के बड़े धक्के का सिद्धांत बतलाता है कि मांग, पूर्ति, ये जो यहाँ पे चीज़ लिखी है ना, यही सब है। अविभाज्यता होती है, इसके साथ इसी के कारण देश में क्या होती है? गरीबी होती है। गरीबी होती है तो क्या होता है? जो हमारा इन्वेस्टमेंट का स्तर है, न्यूनतम विनियोग स्तर होता है, जिससे विकास हमारा हो नहीं पाता है। और जो हमारा बड़े पैमाने का दुरुपयोग, यहाँ पे इन्होंने ये बोला है, अगर इस जो हम अपना बिग पुश, एक ये बोलते हैं न्यूनतम विनियोग होता है, जैसे कि एटलीस्ट आपको 100 रुपये तो करनी पड़ेंगे। अगर आप 70 रुपये कर रहे हो ना, तो इस विकास का कार्य करने के लिए बड़े पैमाने का दुरुपयोग होगा। बड़े पैमाने से मतलब क्या है? हमारा आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हम एक बड़ा प्लांट लगा देते हैं तो हमारी जो कॉस्ट होती है उस सामान की, वो क्या हो जाती है? वो घट जाती है। आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, ये उसी से रिलेटेड है। और ये एक बात बोलते हैं कि देश में क्या होता है? असंतुलित विकास होता है। क्या होता है? असंतुलित विकास कर सकते हैं हम। आप एक साथ सारे जगह पे पैसे मत लगाइए, आप 1-2 जगह को चूज़ कीजिए, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और उनमें आप क्या करिए? भारी नियोजन करिए, भारी इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब इन कुछ क्षेत्रों में भारी नियोजन इन्वेस्टमेंट होगा तो दूसरे क्षेत्रों में अपने आप डेवलपमेंट हो जाएगा। दोबारा से समझते हैं अभी क्या रॉजस्टीन लॉर्डन का क्या मानना है कि सब जगह इन्वेस्टमेंट मत करिए, विनियोजन मत करिए, कुछ जगह करिए। आप इन कुछ जगहों पे अच्छे से विनियोजन करेंगे तो दूसरी जगह क्या होगा? स्वतः ही डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हो जाएगा। राइट, तो यही है अर्थ। तो इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन में ये निकलता है हमारे, अर्ध विकसित राष्ट्रों के कुछ क्षेत्रों से भारी विनियोजन मतलब इन्वेस्टमेंट को ही बड़े धक्के के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। कुछ क्षेत्र जैसे कि संचार शक्ति हो गया, हमारा आना जाना जहाँ से होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, बैंक हो गया, बैंक प्रशिक्षण हो गया, राइट, आदि जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, आप इन पर इन्वेस्ट करिए और जो चीज़ें हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगी? स्वतः डेवलप हो जाएंगी। अब सिद्धांत का आधार, बेसिस ऑफ थ्योरी क्या है? मांग की अविभाज्यता है। अभी हमने बात करी कि कितनी अविभाज्यताएं हैं हमारे देश में? 3 हैं, मांग है, पूर्ति है और सेविंग है। ठीक है, और ये कैसे कम होंगी इंडिविजिबिलिटीज़? जब हम इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, एक बहुत बड़ी मात्रा में वियोजन करेंगे। ठीक है, बिग पुश।
तो बड़ी मात्रा में विनियोग करने से क्या होगा, उत्पादन में वृद्धि होगी। जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो व्यापक पैमाने, जब उत्पादन में एक, ये ना एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक आदमी है, ठीक है, वो पिज़्ज़ा बनाता था। तो वो पहले ना उसके पास कुछ मशीन वगैरह नहीं थी और उसके पास इतना कैपिटल नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो खुद से ही बना पा रहा था, तो 2-3 पिज़्ज़ा ही बना पाता था। बट अब ना उसने इन्वेस्टमेंट करके मशीन ले ली है। जब वो 5 पिज़्ज़ा बनाता था ना, तो अब 20 पिज़्ज़ा बनाता है। तो अब क्या होगी, उसकी कॉस्ट ना कम हो गई है। तो यहाँ पे यही बोला गया है, उत्पादन से क्या होगी, लागत हमारी कम हो जाएगी, और जिससे अगर हमारी कोई चीज़ सस्ती हो गई है, सोचिए अगर पहले एक पिज़्ज़ा 10 रुपये में मिलता था, अब वो चीज़ 5 रुपये में मिल रही है, तो क्या होगी, उसकी मांग में वृद्धि हो जाएगी। राइट, ऐसे ही हमारे क्या है, ऐसे ही हमारे क्या, उत्पादन घटक में अविभाज्यता। बड़े धक्के के सिद्धांत के अनुसार अगर हम कोई चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हैं, तो हमारी क्या होती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट हो जाता है। वो चीज़ हमें सस्ती पड़ने लगती है। जब सस्ती पड़ने लगती है तो उसको हम ग्राहक तक क्या करते हैं, सस्ते रुपये में पहुंचाते हैं। और जब सस्ते रुपये में चीज़ पहुंचाते हैं तो ग्राहक क्या करता है, ज़्यादा डिमांड करता है। राइट, ऐसे ही बचत का है। अब आपने यहाँ मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं बिल्कुल इससे ऐसे। जब बड़े धक्के का सिद्धांत, जब विनियोजन नहीं हो रहा था तो स्थिति कैसी थी, इनकम हमारी कम थी, जिससे हमारा सेविंग कम हो रही थी, सेविंग कम थी तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी, विनियोजन भी कम हो रहा था। बट बड़ा धक्का करने लगाने से, बड़े धक्का मतलब इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई, इनकम ज़्यादा हुई और हमारी क्या होगी, सेविंग ज़्यादा हुई। ठीक है, बड़ा धक्का लगाने से क्या हुई, हमारी इनकम ज़्यादा होगी क्योंकि हमारा उत्पादन ज़्यादा होने लगा, लोग डिमांड और सप्लाई ज़्यादा करने लगे, जिससे अब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो लोग अब सेविंग ज़्यादा करने लगे, सेविंग ज़्यादा करने लगे तो लोग क्या करने लगे, हम इन्वेस्टमेंट करने लगे। और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने आप एक देश में क्या होती है, ग्रोथ होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब इसकी आलोचना देखते हैं, क्रिटिसिज्म। पहला क्या है, पूंजी निर्माण का अभाव। तो जो आलोचक है वो बोलते हैं कि पूंजी निर्माण का अभाव है। अविकसित देशों में पूंजी के निर्माण का क्या होता है, अभाव होता है। अगर अभाव होता ही नहीं तो हम खुद से बड़ा धक्का, एक बहुत ज़्यादा बड़ा मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर नहीं लेते। बट हम ये नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, पूंजी का अभाव है। दूसरा, कृषि तथा अन्य प्रारंभिक उद्योगों की अवहेलना। यहाँ कृषि की तो बात ही नहीं की गई। आपने पूरा, अभी हमने ये पूरी थ्योरी डिस्कस की, यहाँ कहीं भी कृषि के बारे में कुछ बोला गया है नहीं। जबकि अर्धविकसित देशों में क्या होता है, कृषि का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और भारत की आर्थिक व्यवस्था तो कृषि आर्थिक व्यवस्था ही कहलाती है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहलाती है, आप सबको पता होगा। थर्ड क्या है, अवास्तविक एवं अव्यवहारिक है। एक साथ इतना ज़्यादा अमाउंट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। किसी भी एक जो देश अर्ध विकसित है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, वो नहीं कर सकता। तो क्या ये अवास्तविक और अव्यवहारिक है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। प्रोफेसर हैगन बोलते हैं कि इसका कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि अगर आप एक बार में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, एक बार में 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, तभी जाके किसी देश की इकोनॉमी क्या होगी, बूम करेगी, डेवलप होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आपने बाद में कभी 30 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तब भी इकोनॉमी डेवलप हो सकती है। क्या बोलते हैं, हैगन बोलते हैं ऐसे। पाँच में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कठिनाई। जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें कठिनाई होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है और गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट तो सोचेगी लोगों के भले के लिए, बट प्राइवेट सेक्टर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सोचिए दोनों मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये क्या सोचेगा, मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, ये क्या सोचेगा, लोगों का भला होना चाहिए। तो दोनों में तालमेल बैठेगा कैसे। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में यह कठिनाई वाली बात होती है कि हम बड़े धक्के का सिद्धांत कैसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सब समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।